अगर हम बात करें संविधान की जिसको आज हम देखते हैं या अगर हम बात करें भारत की सभी या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की भारत की सारी व्यवस्था की शक्तियों का स्रोत माना जाता है संविधान। उसकी शुरुआत ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव से हुई। उसके बाद संविधान जब बनने लगा अलग अलग टाइम पे कमेटियां बनी, संघ समिति, संविधान समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, या अगर हम बात करें माइनॉरिटी रिलेटेड समिति कमिटीज़ या स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कमिटीज़, बहुत सारी कमिटीज़ बनी। उन्होंने अपना-अपना काम किया, फिर जाके एक संविधान बना। संविधान इनैक्ट हुआ है, संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। अब ये जो पूरी जर्नी है, ये इतनी आसान तो है नहीं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। लेकिन इस दौरान बहुत सारी समितियाँ काम कर रही थी, बहुत सारी कमिटीज़ काम कर रही थी। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आते हैं। आज का जो पूरा सेशन है इसमें हम ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, या हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। कैसे लाया गया, क्या प्रोसेस हुई, फिर उसका क्या रीज़न था, क्या रिजल्ट्स निकला उसका। फिर उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947, उसमें क्या कौन से 3 चेंजेज़ आए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। साथ ही साथ अगर हम देखें कौन-कौन सी लीडिंग फिगर्स थे उस टाइम पे, कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट या प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हुआ करती थी, उनके बारे में थोड़ा-सा समझेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक पूरी लिस्ट देखेंगे। ये इनैक्टमेंट देख लेंगे, संविधान इनैक्ट हुआ, कितने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, शेड्यूल्स इनैक्ट हुए। उसके बाद हम एक यहाँ पे लिस्ट देखेंगे हर एक कमेटी की, कौन-सी कमेटी में कौन चेयरमैन था, और सारा जो फैक्ट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी और बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हम सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव की। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए, हमने एक पूरी यात्रा देखी है संविधान बनने की। हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हमने ये समझा था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड हुई। 1934 में एम एन रॉय ने किस तरह से डिमांड की, फिर ब्रिटिशर्स ने उस पे कैसे रिएक्ट किया। अगस्त प्रपोजल हो, चाहे क्रिप्स मिशन हो, कैबिनेट मिशन में कैसे उससे एक्सेप्टेंस दी गई, और उसके बाद संविधान सभा बनने की एक नींव पड़ी। लेकिन अगर हम बात करें कि संविधान सभा की माँग तो बहुत पहले ही हो गई थी। अब संविधान सभा की जो माँग थी या संविधान जो होने वाला था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका पर्पस क्या था, उससे रिलेटेड एक रेज़ोल्यूशन यहाँ पे पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे पेश किया जाता है। तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे समझना है कि किसके द्वारा एक तो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन लाया गया। ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन जिसे हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन एक ही है। एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 या 2023 में है, 2022 में आई थिंक है, कि ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन की डेट क्या थी? पार्टिकुलरली ये डेट पूछी गई थी। तो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बन सकता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। अब जब पेश किया गया तो किसने पेश किया, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है, और यूनिवर्सली सार्वजनिक रूप से इसको एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है ना? अब 22 जनवरी 1947 की डेट है। इसका मॉडिफाइड वर्ज़न अगर हम देखें, प्रियम्बल के रूप में सामने आता है। तो मतलब उद्देश्य प्रस्ताव जो था, वो कहीं न कहीं प्रियम्बल के फॉर्म में यहाँ पे आपको जाना जाएगा, ठीक है? अब ये उद्देश्य प्रस्ताव बना, बाद में इसे प्रियम्बल भी बोला गया, प्रस्तावना भी बोला गया। अब प्रस्तावना अपने आप में एक अलग टॉपिक है, क्योंकि प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट जब हुआ, अगर हम बात करें 76 में जब अमेंडमेंट हुआ तो उसमें कुछ चीज़ें शामिल की गई, है ना? तो वो जो टॉपिक है उसमें कौन-कौन से केस है, वो अलग टॉपिक है। उसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएँगे। अभी हमारा पर्पज़ यहाँ पे ये रहेगा कि ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन से रिलेटेड आप यहाँ पे फैक्ट समझे, आप यहाँ पे समझे कब पेश किया गया, ठीक है ना? कब इस पर चर्चा हुई। तो अगर हम बात करें 15 से 19 दिसंबर के आस-पास इस पर खूब सारी चर्चा होती है, और बाद में अगर आप देखोगे, यही जो ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन है, ये हमारी प्रस्तावना है, उसका आधार बनता है, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या चेंजेज़ आए। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आता है, उसमें से क्या चेंजेज़ आए? मतलब अगर आप देखो क्रोनोलॉजी में, अगर आप देखो कि संविधान सभा इधर काम कर रही है, लेकिन सब संविधान सभा जब काम करना शुरू की, है ना? 9 दिसंबर से, तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि एक एक्ट भी आता है 1947 में। ये जो एक्ट आता है, ये एक्ट 3 चेंजेज़ लेके आता है ना? इस एक्ट के माध्यम से 3 चेंजेज़ आए। पहला जो चेंज था, वो था ड्यूअल फंक्शनैलिटी को लेके, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको याद रखना है ड्यूअल फंक्शनैलिटी क्या है।
मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में डुअल फंक्शनैलिटी को लेकर क्या प्रोविज़न है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो 2 तरह से काम करेगी। पहला जो उसका सेगमेंट है या पहला काम क्या रहेगा, लेजिस्लेटिव एक्शंस लेना अर्थात कानून बनाना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, वो कानून बनाने का भी काम करेगी और जब वो कानून बनाने का काम कर रही होगी, तो उसके चेयरमैन होंगे जीवी मावलंकर जी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहला काम, उसका पहला अगर हम बात करें तो एक काम लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना रहेगा। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्म में भी वो काम करेगी, संविधान सभा के फॉर्म में भी वो काम करेगी, जिसकी चेयरमैनशिप किसके द्वारा होगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो ये जो 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, उसमें डुअल फंक्शनिंग का मतलब यही है कि असेंबली 2 तरह से काम करने वाली थी, संविधान सभा के रूप में, दूसरा विधायिका के रूप में, कानून बनाने के रूप में। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। फिर अगर हम बात करें दूसरा, फुल सॉवरेनिटी, यहाँ पे 19 जो 47 का एक्ट था, वो बोलता है कि जो असेंबली होगी कंप्लीटली सॉवरेन होगी। अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन को हिंदी में संप्रभु बोला जाता है। मतलब खुद का मालिक वही होगी। मतलब अगर आप देखो, संविधान सभा खुद की मालिक होगी, कोई भी कानून ब्रिटिश लॉ को रिपील कर सकेगी। मतलब जो संविधान सभा बनेगी, कोई कानून यहाँ से बना तो सकेगी ही, साथ ही किसी पुराने या ब्रिटिश के कानून को वो हटा भी सकेगी। तो दूसरा प्रोविज़न यहाँ पे फुली सॉवरेनिटी को लेके आता है, ठीक है? अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि लीडिंग फिगर्स कौन-कौन से थे उस टाइम पे जब संविधान सभा बन रही थी, तो कई बार ऐसा आता है पर्सनैलिटी के बारे में कि ये किससे रिलेटेड थे, ये किससे रिलेटेड थे। तो इस कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो हम यहाँ पे पहले समझते हैं और इस पर एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे बी.एन. राव जी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। जो बी.एन. राव थे, वो एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन के। संविधान सभा की अगर हम बात करें, संविधान के संबंध में सलाहकार की भूमिका सर बी.एन. राव जी ने निभाई। फिर एच.बी. अयंगर जी थे, जो सेक्रेटरी थे। एस.एन. मुखर्जी जो थे, वो चीफ ड्राफ्टिंग मैन माने जाते हैं। वहीं प्रेम बिहारी रायजादा को कैलीग्राफर माना जाता है, मतलब जिन्होंने उसको लिखा, जिन्होंने जो उनकी राइटिंग थी, उसके वजह से प्रेम बिहारी रायजादा को ये नाम दिया गया और प्रेम बिहारी रायजादा को कैलीग्राफर के नाम से जाना गया, खास तौर पे संविधान लिखने के संदर्भ में। साथ ही जो नंदलाल बोस थे और उनकी जो एक टीम थी, वो क्या करती, कुछ चित्र बनाने के काम, डेकोरेटिव काम। अगर आप प्रेसिडेंट हाउस जाओगे दिल्ली में, तो वहाँ पे आपको संविधान की जो एक डिट्टो कॉपी वहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। वहाँ पे आप देखोगे उसके बॉर्डर में बहुत सारी पेंटिंग्स हुई हैं। वो पेंटिंग्स वगैरह का काम यहाँ पे नंदलाल बोस जी और उनके कुछ जो स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ पे जाता है। फिर हिंदी जो कैलीग्राफी थी वो वसंत कृष्ण वैद्य जी ने की थी। तो हिंदी कैलीग्राफर वसंत कृष्ण वैद्य जी और प्रेम बिहारी रायजादा ने भी कैलीग्राफर थे। तो ठीक है, इन दोनों का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम बात करें, ये तो हो गया आपका कि प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी कौन थी, 2 चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया। तो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन आपने देख लिया, साथ ही आपने यह आपने देखा कि 1947 के एक्ट से क्या-क्या फंक्शनिंग शुरुआत हुई, क्या-क्या अधिकार मिले। फिर यहाँ पे इनैक्टमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है कि चलो संविधान बन गया, ठीक है ना? तो 26 नवंबर 1949 की बात है, यहाँ पे 46 इसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है ना? 1949, ठीक है? 1949, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया जाता है। 299 मेंबर वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें 284 लोग साइन करते हैं। अब उसके बाद क्या निकल के सामने आता है? क्रक्स 395 आर्टिकल, एक संविधान है, एक संविधान की बुक बनी, है ना? उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल या अनुच्छेद थे, है ना? 8 अनुसूचियाँ थी या 8 शेड्यूल थी, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे संविधान के संबंध में याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि ये संविधान तो निकल के हमारे सामने आ गया, लेकिन अगर आप देखोगे कि जो सारे प्रोविज़न थे, वो उस टाइम से लागू नहीं हुए। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविज़न तो लागू हुए, बाद में जो सारे, या अगर हम बात करें मेजर प्रोविज़न, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो ये संविधान लागू होने की डेट, या अगर हम बात करें, अब यहाँ तक कहानी हमने ये देख ली, संविधान की माँग से लेके संविधान के निर्माण तक की कहानी अब हम यहाँ से हमने देख समझ ली। अब जो हमारे एमसीक्यूज़ होंगे, वो किसके संबंध में होंगे और ये जो फैक्ट्स होंगे किसके संबंध में होंगे? संविधान सभा के संबंध में कौन-कौन सी कमिटीज़ बनी, किस कमेटी के कौन चेयरमैन थे, कौन-कौन से मेंबर थे, ये सारे लिस्ट उसकी रहेगी, साथ ही एमसीक्यूज़ भी रहेंगे। उसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें हम देखेंगे कि जब संविधान बना, या अगर हम बात करें
कि संविधान में कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें ली गई, यूएस से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, या अगर हम बात करें फ्रांस से क्या लिया गया। हर एक जगह से संविधान में कुछ न कुछ लिया गया, अच्छी चीज़ें ली गई, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थीं, किसके संबंध में, संविधान के संबंध में, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली कमेटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी। मतलब संविधान का जो पूरा प्रारूप था, होलिस्टिक जो संविधान था, उसको बनाने की जो ज़िम्मेदारी दी गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी को। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। उनके साथ 7 और सदस्य थे, लेकिन चेयरमैन कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट कमेटी यहाँ पे यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति जो समिति थी, उसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ शक्ति, संघ संविधान, ये क्रोनोलॉजी आप यहाँ पे याद रखिएगा। ये यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू जिसमें लगा हुआ है ये वर्ड, इन दोनों के जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर तीसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है स्टेट कमेटी। स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट। तो आपने कई बार ये बात सुनी है कि जो स्टेट्स थे उस उनके संबंध में नेगोशिएशन हर बार किए जाते थे। और क्योंकि आपको पता है कुछ टाइम पे बहुत सारी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, या अगर हम बात करें जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे वो तो स्टेट हमारे पास थे, लेकिन जो प्रोविंसेस थी, अगर हम बात करें जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो क्या है, आ नहीं रहे थे। तो इस वजह से नेगोशिएट किया जाता था। और स्टेट कमेटी थी उसके संबंध में, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट, राज्यों के लिए समिति, राज्यों से बातचीत करने वाली, उसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एक थी, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके अलावा एक और कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट पर सलाहकार समिति। अल्पसंख्यक, अगर हम बात करें जनजाति के संबंध में, जो जो जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र हैं, उसके संबंध में एडवाइजरी कमेटी थी, उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर उसके बाद आती है बात रूल ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी की, या अगर हम बात करें नियम प्रक्रिया समिति की। रूल ऑफ प्रोसीजर जो समिति है, उसके संबंध में कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो नियम, प्रक्रिया और संचालन, इन तीनों की जो कमेटी थी, रूल है, रूल प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी, इनके चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, साथ ही रूल ऑफ प्रोसीजिंग कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे। फिर अगर आप बात करोगे वित्त एवं जो स्टाफ है, या वित्त एवं कर्मचारी, फाइनेंस एंड स्टाफ, उससे रिलेटेड कमेटी के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर बात आती है किसके संबंध में? हाउस कमेटी, सदन समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? चलिए, अब हम यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चंस, कुछ यहाँ से देख लेते हैं। कौन-कौन से क्वेश्चन इस संबंध में बन सकते हैं, खास तौर पे या तो पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला कि हू वाज़ द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट सब कमिटी? तो फंडामेंटल राइट उप समिति जो हुआ करती थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जेबी कृपलानी थे, एससी मुखर्जी थे, या बीआर अम्बेडकर थे? तो अगर आप बात करोगे कि जो जेबी कृपलानी जी थे, वो फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी थी, उसके अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है? तो ये बात आपको इसके इनके संबंध में याद रखनी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कि सरदार पटेल वाज़ द चेयरमैन ऑफ द मेन एडवाइजरी कमिटी हू व्हाइल जेबी कृष्णन कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट, ठीक है? तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हू अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड बाय द माइनॉरिटीज सब कमिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? संविधान सभा में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो माइनॉरिटी सब कमेटी थी, उसके संबंध में कौन अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यक संबंध उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? एससी मुखर्जी ने की थी, गोपीनाथ बारदोली ने, के.एम. मुंशी ने, या ए.वी. ठक्कर ने? तो एससी मुखर्जी इसकी अगर हम बात करें चेयरमैन माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। अब बात आती है कि किसके संबंध में, कि जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ बिज़नेस कमेटी या कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, के.एम. मुंशी है, गोपाल स्वामी अयंगर है। तो आपको पता है कि जो गोपाल स्वामी अयंगर, ये तो है नहीं, है ना? के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। तो के.एम. मुंशी सॉरी सॉरी इसके क्या थे? कार्य संचालन जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी जी थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी, या अगर हम बात करें जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें टोटल कितने मेंबर थे जिसकी अध्यक्ष था बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी? तो 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 7 मेंबर इस कमेटी में थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो एडहॉक कमेटी थी किसको लेके? नेशनल फ्लैग को लेके। तो नेशनल फ्लैग को लेके एक एडहॉक कमेटी बनी थी,
उसके चेयरमैनशिप किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू। तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो यह भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रख, तो 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान बनाने में, प्रारूप समिति में, अलग-अलग कमेटी में कौन-कौन से चेयरमैन थे, किनकी क्या भूमिका थी, किनका क्या रोल था। तो प्रीलिम्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार पेयर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। आप पीवाईक्यूज़ देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस लेक्चर के माध्यम से हमने ये सारी चीज़ें देखी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा, वो किसके बारे में रहेगा कि संविधान जब बना, कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें ली गईं, क्या-क्या सोर्सेस रहे। वो जो पूरा लेक्चर रहेगा उसे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से करवा देंगे, जिससे क्या रहेगा आप उसमें कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे एमसीक्यूज़ के माध्यम से ही आप आसानी से उसे कवर कर लोगे। उसमें एक इमेज मिलेगा, वो आपका क्या रहेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेशन ही रहेगा, मतलब वो खुद में आपका एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक का रहेगा, ठीक है? तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।